Hello everyone, welcome to our channel 21 Corners The Achievers. Hope you all guys are doing well out there. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हमारा ये जो चैनल है वो कवर कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकेट, डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड मैनी मोर। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी एंड तक देखें। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने मंगल पांडे का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मंगल पांडे वो इंसान थे, वो सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में, जिन्होंने इस रिवॉल्ट की शुरुआत की थी, जो पहला रिवॉल्ट, पहला फ्रीडम स्ट्रगल। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द कॉन्शियस बिगनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ही स्टार्ट की थी और वो करी थी मार्च 1857 में। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने रिवॉल्ट स्टार्ट करी थी। इसका मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा रीज़न कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। द रिवॉल्ट बिगेन ऑन, जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 10th ऑफ मई 1857। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सिपॉय म्यूटिनी भी उसी को बोला जाता है, जैसे कि जो रिवॉल्ट होता है, लड़ाई होती है, उसी को म्यूटिनी बोला जाता है। ठीक है। और वो बंगाल में जब इनिशिएट किया गया था, जैसे मैंने बताया कि मंगल पांडे ने इनिशिएट किया था, वो बंगाल से ही किया था। बारकपुर एक जगह थी बंगाल में, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और वहीं से लड़ाई स्टार्ट हुई थी बेसिकली। ठीक है। सो जो इमीडिएट रीजंस थे वो लड़ाई की स्टार्ट होने के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। द इमीडिएट फैक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है। द कार्ट्रिज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग इट इन टू द गन। Muslims had a belief that the cartridge was greased with a pig fat, where Hindus believed that the grease was made from cow fat. So ये जो मुस्लिम और हिंदू का बिलीफ था कि वो जो कार्ट्रिज लगती थी, जो गोली लगती थी उस राइफल में, वो किससे बनी थी? वो बनी थी, मुस्लिम्स का बिलीफ था कि वो बनी थी पिग के फैट से, यानी सूअर के मांस से बनी थी। और ये हिंदूज का बिलीफ था कि वो काउ फैट से बनी थी। तो ये रूमर फैल गए थे बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत बहुत अलग अलग जगह ये रूमर फैल गए थे। ठीक है, कि ये जो कार्ट्रिज है, ये गोली है एनफील्ड राइफल की, ये या तो पिग फैट से बनी है या काउ फैट से बनी है। और उस आपको तो पता ही है, रिलीजन के टाइम पे, रिलीजन के नाम पे कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती थी, ये स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती थी। सो उसी से वो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कि उनको बोला गया था कि उन गोलियों को आपको चबाना पड़ेगा पहले, उस पर लोड करने के लिए, राइफल को लोड करने से पहले उस गोलियों को चबाना पड़ेगा, जो मुस्लिम्स और हिंदू को राज़ी नहीं हुआ। ठीक है। सो दिस वॉज बिलीव टू बी द इमीडिएट फैक्टर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये माना गया कि ये इमीडिएट फैक्टर है रिवॉल्ट स्टार्ट होने का। ठीक है। अब ये देखिए, अ रूमर हैड स्प्रेड दैट द न्यू कार्ट्रिज टू बी लोडेड इन द एनफील्ड राइफल वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ये देखिए, ये जो कार्ट्रिज है, ये दिखाया गया है कि ये काउ और पिग के फैट से बनी गई थी, उनके मांस से बनी गई थी। ठीक है। हिंदूज़ के टाइम पे काउज वॉज वेरी स्कैर्ड सैक्रेड, जैसे आपको पता ही है, काउज को एकदम पवित्र माना जाता था। ठीक है। और मुस्लिम्स को पिग मीट वॉज फॉरबिडन बाय कुरान, वो कुरान पे मानते थे कि पिग मीट को फॉरबिड किया गया। ठीक है। अब आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ जो मेन कॉजेज़ थे, जैसे कि बहुत सारे कॉजेज़ थे, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गया, पॉलिटिकल कॉजेज़ हो गया, मिलिट्री कॉज हो गया, या सोशल कॉज हो गया, उनके बारे में डीपली से जानेंगे। ठीक है, ये सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल कॉज से। ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉज में बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल कॉजेज़ आते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गया इम्पीरियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ लेके आते थे, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ लेके आते थे, जो लोगों को उस टाइम पे माननी पड़ती थी। और वो इम्पीरियल हुआ करती थी, वो एकदम खाली एक अपने बेनिफिट के लिए हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं डल हाउसेस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी।
ये आपने बहुत बार क्वेश्चन से नोटिस किया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या थी यार, कौन लेके आया था? लॉर्ड जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, वो लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। इसके बारे में हम अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस का भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस बेसिकली बहुत पहले आ गया था, ये आ गया था 1798 में, 1798 में सब्सिडरी अलायंस आ गया था, और ये लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ले। बहुत बारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आ गया था, लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि एबॉलिशंस ऑफ पेंशन्स एंड टाइटल्स, पेंशन को भी रोक दिया गया था, और जो टाइटल लगाते हैं, जैसे कि हम सिपाही हैं वो टाइटल लगाते हैं, या कोई नाम के आगे टाइटल लगाते हैं, उनको भी रोक दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को हथिया लिया था, अवध पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र टू, बहादुर शाह जफ़र टू जो थे वो लास्ट मुग़ल थे, आखिरी मुस्लिम थे, मुग़ल थे जिनका डिसरिस्पेक्ट किया गया, ठीक है। ये भी बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट मुग़ल कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफ़र टू, ठीक है। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब हो गया था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न था, उसका पॉलिटिकल कॉज था। अब बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी क्या थी लॉर्ड डलहौजी की। फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में क्या कहा गया था कि एनी रूलर हु डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन वुड हैव टू फोरफीट द राइट टू रूल फॉर हिज फ्यूचर जनरेशन। ये कहा गया था कि अगर कोई भी रूलर, उस टाइम पे जो इंडियन रूलर है, ये पॉलिसी चलती थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये पॉलिसी चलती थी, आपको पता ही है स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में ये कहा गया कि अगर किसी का वारिस ना हुआ तो उसको वहाँ से तख्त से हटा दिया जाएगा, और फिर उसको रूल जो करेंगे वो करेंगे ब्रिटिशर्स ही, ठीक है। और ये इसी की बेस पे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स भी हथिया लिए थे, जैसे कि सतारा हो गया, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, भगत, ये सब स्टेट्स, और भी बहुत सारे स्टेट उन्होंने हथिया लिए थे इसी पॉलिसी के दम पे, ठीक है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। और उसके बाद अगर थोड़ा सा जान लेते हैं सब्सिडरी लाइन्स के बारे में। सब्सिडरी लाइन्स लेके आए थे, ये थे लॉर्ड वेलेस्ले, ये लेके आए थे, ठीक है, 1798 से 1805 के टाइम पे। इसमें क्या कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। इस अलायंस के बेस पे इंडियन रूलर्स को इजाज़त नहीं थी कि वो अपना इंडिपेंडेंट फोर्स बनाए, खुद का फोर्स बनाए। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी एंड हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। उनको एक सब्सिडरी पे करनी पड़ती थी, और उनको ये कहा गया था कि आप कंपनी के लिए लड़ाई करिए, और हम कंपनी आपको फॉरेन जो अटैक था उससे बचाएंगे। और उनको फोर्स किया गया था कि आप सब्सिडरी अलायंस में आइए और एक सब्सिडी दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ था वेलेस्ले और नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद, इनके साथ फोर्स टू गिव ओवर पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी, उनको फोर्स किया गया था कि अपनी टेरिटरी का पार्ट भी वो दे दें, ठीक है, इसी अलायंस के दम पे। तो इसी अलायंस के दम पे ही ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी पॉलिटिकली, ठीक है, डोमिनेटिंग वे में, कि ये सब उनको फिर हथियाने के लिए, राज करने के लिए। अब आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ में कि इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे रिवॉल्ट के। द ब्रिटिशर्स हैड ड्रेन्ड इंडिया ऑल हर वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज बाय सेल्फिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ निकाली थी जिसके दम पे वो अपना जो इंडिया में जितने भी वेल्थ थी, नेचुरल रिसोर्स थी, वो हथिया लें और एकदम खाली कर दें, जो भी वेल्थ है इंडिया में ग्रो ना होने दें, और वो सब हथिया लें, अपने अपने नाम पे कर लें। उनके लिए अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई थी, ठीक है। The taxes collected by the government were utilized by Britishers to pay them salaries। अब जो गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो ब्रिटिशर्स सैलरी के दम पे पे करते थे, ठीक है, वो अपनी सैलरी के लिए पे कर लेते थे उसको। ये बहुत तगड़ी पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी, बहुत ख़तरनाक पॉलिसी इन्होंने अप्लाई थी कि वो अपने सैलरी के दम पे कर ले, ठीक है। अब सोशल कॉजेज़ जानते हैं कि सोशल कॉजेज़ क्या थे रिवॉल्ट के। द ब्रिटिशर्स वर रूड एंड यूज अब्यूसिव एंड इंसल्टिव लैंग्वेज। सोसाइटी में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गंदे बिहेवियर अपना दिया था, और किसी को भी वो अब्यूज़ करते थे और बहुत गंदी भाषा में बात करते थे। किसी को भी इंडियन को भी, या लेडी हो या कोई भी हो,
उनको अब्यूज़ करते थे और बहुत गंदी तरह डिसरिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबोलिस्ड, सती प्रथा को भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड एंड पॉलीगैमी वर नॉट अलाउड। पॉलीगैमी मतलब कि मतलब एक से ज़्यादा शादी अलाउड ही नहीं थी, ठीक है, वो भी बंद कर दिया था। इन्फेंटिसाइड मतलब जो जैसे कि जो बच्चे को मार देते हैं पहले ही, वो भी बंद कर दिया था, ठीक है। द यूरोपियन जूरीज अलाउड यूरोपियन क्रिमिनल्स विद द लिटिल और नो पनिशमेंट। जो यूरोपियन जूरी होती थी, जो यूरोपियन वहाँ पे जो जैसे कोर्ट होते थे उस टाइम पे, जो यूरोपियन लॉयर होते थे, वो यूरोपियन को कुछ भी पनिशमेंट नहीं देते थे, या तो बिल्कुल ही नहीं देते थे या एकदम छोटी सी देते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम कर ले। तो ये भी सोशल कॉज था, ठीक है। अब जानते हैं कि रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, ठीक है। रिलीजियस कॉज में क्या थे? क्रिश्चियंस प्रीस्ट वर ओपनली ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियन पीपल बाय ऑफरिंग प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इंडिया के लोगों को, जो हिंदू वगैरह हैं, उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो क्रिश्चियन में यानी क्रिश्चियनिटी धर्म अपना ले, ठीक है। उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया था कि मतलब वही कि डोमिनेटिंग वे में, डिप्लोमेटिक वे में खेल के उनको बोला गया था कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपको ये दे देंगे, ठीक है। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन डिससेटिस्फैक्शन ग्रू अमंग द इंडियंस। सो उसके बाद क्या हुआ था? वेस्टर्न एजुकेशन आ गया था बहुत ज़्यादा इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन आ गया था उस टाइम पे, ठीक है। आपको तो पता ही है, लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश ले आए थे इंडिया में, ठीक है। वो इसी टाइम पे ले आए थे, और वो जब बढ़ने लगा तो वो डिससेटिस्फैक्शन करने लगा कि मतलब हम तो हिंदी हैं उस टाइम पे, ठीक है, और हम तो हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी बोलेंगे, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये असंतुष्टि फैल गई थी इंडियंस के बीच में। ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू अबंडन देयर कल्चर हेरिटेज। सो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज था वो बंद करने के में लगे पड़े थे और एकदम तबाह करने में लगे पड़े थे ब्रिटिशर्स। इसीलिए जिस वजह से गुस्सा आ गया था लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था कि मिलिट्री कॉज जो थे, अब मैं चलता हूँ कि मिलिट्री कॉज जो थे वो क्या थे? लो सैलरी, बहुत कम सैलरी दी जाती थी सोल्जर्स को, बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, ये भी एक कॉज था, ठीक है। हाईएस्ट पोस्ट वॉज गिवन टू इंडियन वॉज द सूबेदार। जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो सूबेदार थी। आप लोगों को भी पता है कि सूबेदार इतनी भी हाई पोस्ट नहीं है, बहुत ही छोटी पोस्ट है, ठीक है। और यही इतनी ही तक उनको बढ़ने दिया जाता था, इतनी ही रैंक दी जाती थी कि सूबेदार के रैंक तक ही वो जा सकें, ठीक है। अब क्या था, उसके बाद कोई भी स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया था, कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी गई थी सोल्जर्स को, या सूबेदार तक किसी भी रैंक को भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी गई थी, बेनिफिशियल नहीं हुआ था, ठीक है। दे वर फोर्स टू टेक प्लेज अब फॉर फाइटिंग आउटसाइड द कंट्री। अब उनको बाहर भेजने के लिए वो फोर्स कर रहे थे कि आप बाहर जाके लड़िए। अब कंट्री से बाहर जाके कोई कैसे लड़ सकता है, ये भी जानने वाली बात है कि मतलब उनको फोर्स किया गया था उस टाइम पे लड़ाई करने के लिए कि आप बाहर जाके लड़िए, ठीक है। ये मिलिट्री कॉज था, ठीक है। अब जानते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ था रिवॉल्ट का बेसिकली, ठीक है। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विथ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1858। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी उस रिवॉल्ट में, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट था और वहाँ से ब्रिटिशर्स सतर्क हो गए थे कि हाँ अब लड़ाई हो सकती है, अब ये आगे इंडियन बहुत ख़तरनाक तरीके से भी आगे लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने अपना यहाँ पे राज साबित कर लिया था कि नवंबर 1 1858 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ 1858 एक्ट के बारे में सुना होगा, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वो अपना लिया गया था कि वो कैसे कैसे चेंजेस आए थे। तो यही सब चेंजेस आए थे कि उस टाइम पे एक सेक्रेटरी ले लिया गया था इंडिया में कि जो इंडियन अफेयर्स के को देखे, ठीक है। और जिसको वो क्या बोला गया था, वाइस रॉय, जिसको वाइस रॉय बोला गया था, ठीक है। क्योंकि गवर्नर जनरल पहले तो गवर्नर आते थे, फिर गवर्नर जनरल और फिर वाइस रॉय आ गए थे, ठीक है। वो इसी के बाद आए थे। तो द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वॉज गिवन अप। तो इंडियन टेरिटरी थी वो भी हार मान गई थी एकदम, और उन्होंने भी
फिर वो हथिया लिया था, उनको कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जगह, ठीक है। फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द इंडियंस। अब इंडियंस को पूरी रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई थी कि आप अपना धार्मिक एकदम कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। देवर ऑल्सो गिवन एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन। उनको ये भी जताया गया था कि हाई पोस्ट उनको दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट नहीं दी गई थी, लेकिन उनको अब ये जताया गया था कि उनको हाई पोस्ट दी जाएगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके बीच, ठीक है, कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। द वॉर एंडेड अप विद द स्वीपिंग विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश राज एंड एंड ऑफ 800 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल। आपको तो पता ही है मुस्लिम्स ने, मुगल्स ने कितना रूल किया था, कितने सालों तक, वो एंड हो गया था आखिरकार फाइनली, ठीक है। द विक्ट्री इन वॉर गेव देम अथॉरिटीज़ टू एवेंज द डिसोबीडियंस एंड दे मेड द पॉलिसीज लेटर, ठीक है। अब वो अपना डिसोबीडियंस अपना चुके थे विक्ट्री, वॉर में विक्ट्री मिलने के बाद, और उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम्स वगैरह लोगों को दबाने लग गए थे, ठीक है। दे वर डिनाइड देयर ड्यू टू शेयर इन एम्प्लॉयमेंट्स एंड एजुकेशन, ट्रेड, फिनेंस। अब उनको बहुत सारी जगह उनका मुस्लिम्स को या हिंदू को आगे रखा गया और मुस्लिम्स को दबाया गया है, ठीक है। हिंदूज वर गिवन प्रायोरिटी इन दीज डोमेन्स। तो मुस्लिम्स को दबाया गया एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में या ट्रेड में या फाइनेंस में, इन सब जगह में। अब मुस्लिम्स को एक और पनिशमेंट दी गई थी कि उनको इंक फिलर का पोस्ट दिया गया था या कूली का पोस्ट दिया गया था या मैसेंजर का पोस्ट दिया गया था, उससे ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं दी थी इन्हें, ठीक है। और ये इसीलिए दी थी, ये रिवॉल्ट को चलते हुए देखते हुए, ठीक है, उनके लिए, मुस्लिम के लिए पनिशमेंट दी थी। अब हम जानते हैं कि जो मेन रीजंस थे रिवॉल्ट के फेलियर के, कि ये फेल क्यों हो गया था, ठीक है। बहुत सारे रीज़न थे, अब इन्हीं के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न थे, मिलिट्री रीजंस थे और आइडियोलॉजिकल रीजंस थे, कि एक तरीके से कि क्या आइडियोलॉजी हो सकती है उनके पीछे। तो जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या था। देयर वॉज नो प्लानिंग एमंग द रिबल्स, इट वॉज एन अनऑर्गेनाइज एफर्ट। मतलब कोई भी प्लान नहीं किया गया था, कुछ भी प्लान नहीं किया गया था, ये बस गुस्सा आ गया था और उसी को देखते हुए ये लड़ाई कर दी गई थी। कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था, कुछ भी प्लान नहीं किया गया था कि हम ऐसे ऐसे अटैक करेंगे, इसलिए भी वो फेल हो गया था। द लीडरशिप वॉज वीक, देयर वॉज नो डायरेक्शन टू द मूवमेंट। तो जो लीडरशिप थी, कोई लीड करने वाला नहीं था, एकदम कमज़ोर था और एकदम कमज़ोर पड़ गई थी सारी पॉलिसीज़, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं की गई थी, ठीक है। इसलिए सब कुछ किसी भी तरीके से मूवमेंट बस चल रहा था किसी भी डायरेक्शन में। ब्रिटिश आर्मी वॉज सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्रिटिश आर्मी तो एकदम डेवलप्ड थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स भी थे और इसलिए वो सुपीरियर भी थी इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स या एम्यूनिशंस भी थे। ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाईज, ठीक है। द रिबल्स हैड लिमिटेड सप्लाईज एंड आउटडेटेड एम्यूनिशन। अब उनके पास, जो हमारे पास तो एम्यूनिशन वगैरह थे वो एकदम ही कम थे, कोई एकदम कुछ भी हथियार वगैरह नहीं थे। तो इसलिए ये भी एक रीज़न था कि रिवॉल्ट में इस तरीके से कमज़ोरी आ गई थी। अब बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, कि मतलब क्या हुआ था बेसिकली कि ऑल सेक्शंस डिड नॉट पार्टिसिपेट। सारे सेक्शन ने वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे तो प्रिंसरी स्टेट थे और एजुकेटेड क्लास थे, जो शिक्षित क्लास थे, उनको भी एजुकेट नहीं किया था, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने भी। देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू फ्यूडलिज्म बट फोर्थ बाय रिवल, ठीक है। तो ये भी रीज़न था। अब इसका इम्पैक्ट जानते हैं कि रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या था इंडिया में और अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या आया था, मिलिट्री चेंज क्या आया था और इकोनॉमिकली क्या चेंज आया था, ये सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। बिफोर 1858 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन अफेयर्स वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट एंड द डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। तो उससे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही था सब कुछ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 आ गया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि उसमें डिफरेंट रूल आ गए थे, डिफरेंट पॉलिसी आ गई थी कि अथॉरिटी वाज डाइवेस्टेड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उससे अथॉरिटी हटा ली गई थी, और क्या हुआ था कि सेक्रेटरी बना लिया गया था, एक सेक्रेटरी बना लिया गया था स्टेट का, उन्हीं स्टेट काउंसिल का, ठीक है, और उसी पे पावर दे दी गई थी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे।
मिलिट्री चेंज आफ्टर द रिवोल्ट, मिलिट्री चेंज क्या हुआ था? द यूरोपियंस ट्रूप्स वर केप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजिशंस, जो यूरोपियन थे उनको मिलिट्री पोजीशन में रखा गया था, हाई मिलिट्री पोजीशन में, ठीक है। और उनको एक आर्टिलरी या टैंक या आर्मर्ड, जो ये डिफरेंट आर्मी की वो होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिलरी हो गया, टैंक वगैरह हो गया, या आर्मर्ड हो गया, ठीक है। ये सब को जो जो यूरोपियन थे उनको हाई कंट्रोल में रखा गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा, कि उनको अब एक पावर दे दी जाएगी यूरोपियंस को, ठीक है। द ब्रिटिश रूलर्स कंटिन्यूड विद द ओल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स, वही उन्होंने अपनी पुरानी पॉलिसी अपनाई थी कि इंडियन को ऑफिसर्स के रैंक पे नहीं ले आने देना, ऑफिसर्स कॉर्प पे नहीं आने देना, ठीक है। और ये चला था 1914 तक कि कोई भी सूबेदार से हाई रैंक में कोई इंडियन आया ही नहीं था, ठीक है। ये 1914 तक चला था। अब देखिए, अब इस हिसाब से इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी और यूरोपियन सोल्जर्स को इन्होंने हाई रखा था कि हाँ, यूरोपियन के लिए एकदम हाई पोस्ट रखेंगे, मिलिट्री और जोग्राफिकली पोस्ट हाई रखेंगे इस बेसिस पे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज एक्टिवली फॉलोड एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन वॉज प्रैक्टिस्ड। अब आपको तो पता ही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी कि हम हाँ डिफरेंट कास्ट को एकदम अलग अलग कर देंगे और उसी बेस पे रूल करेंगे। जैसे कि आपको कास्ट सिस्टम पे बेस पे रूल किया, फिर रिलीजन के बेस पे रूल किया कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, इस क्रिश्चियनिटी के बेस पे रूल किया उन्होंने, ठीक है। टू गारंटी द डोमिनेशन ऑफ द इंडियन आर्मी बाय यूरोपियंस, यूरोपियन का डोमिनेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडियन आर्मी के ऊपर यूरोपियन को रखने के लिए। और इसमें क्या हुआ कि यूरोपियन टू इंडियन इन द आर्मी वाज रेज्ड एंड फिक्स्ड, कि इंडियन आर्मी का जो रेशियो था वो यूरोपियन के बेस पे 2:1 था, कि मतलब इंडियन ज़्यादा होंगे और यूरोपियन कम होंगे, और फिर इंडियन को इसी बेस पे हम डोमिनेट भी करेंगे। एक तो उनको हायर रैंक भी नहीं देंगे और इस बेस पे कोई फैसिलिटी भी नहीं देंगे, और फिर डोमिनेट भी करेंगे, ठीक है। यही अलग अलग जगह हुआ था, बंगाल में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और बॉम्बे आर्मीज़ में हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया गया था, रेशियो में डिवाइड कर लिया था और फिर हाईली डोमिनेट किया गया था उनको, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये बहुत बारी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, पर्टिकुलरली वन लाइनर्स पूछ लेते हैं कि कानपुर से कौन लड़ा था, लखनऊ से कौन लड़ा था, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले दिल्ली से कौन लड़ा था, जनरल भक्त खान और बहादुर शाह टू। बहादुर शाह जफ़र टू जो थे वो दिल्ली से ही लड़े थे, और जनरल भक्त खान ये भी दिल्ली से ही लड़े थे, ठीक है। अब जो लखनऊ से लड़ी थी वो थी बेगम हज़रत महल, आपने नाम सुना होगा हज़रत महल का, वो लखनऊ से लड़ी थी। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब के ही बेटे थे तात्या टोपे, और ये कानपुर से लड़े थे, ठीक है। बरेली से कौन लड़ा था, बरेली से खान बहादुर लड़े थे। बिहार से कुंवर सिंह लड़े थे। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़े थे, मौलवी अहमदुल्ला। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे लीडर्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम से पूछ लेते हैं बहुत बारी, ठीक है। झांसी से आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया कि झांसी से कौन लड़ी थी, तो ये बहुत बारी पूछ लेता है कि जैसे बिहार से कौन लड़ा था, बिहार से कुंवर सिंह लड़े थे, बरेली से खान बहादुर लड़े, तो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बहुत बारी, ठीक है। सो ये सारे लीडर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और कहाँ कहाँ से इन्होंने लड़ाई करी थी ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल मैप था इंडिया का उस टाइम पे, रिवॉल्ट के टाइम पे, ये ऐसा था, ठीक है। आपको तो पता ही है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि ब्रिटिश इंडिया, जो ये जो पिंक कलर में ये ब्रिटिश इंडिया ही है, ब्रिटिशर्स का आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जोग्राफिकल वे में फैल रखा है, ब्रिटिशर्स का ही फैल रखा है ये, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टेट्स थे वो हिंदू स्टेट्स थे, जैसे येलो में मुस्लिम स्टेट से, ग्रीन में हो गया मुस्लिम स्टेट, बीच में जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये सब थे। तो इसी वे में ये सब दिखाया गया है इस पॉलिटिकल मैप में उस टाइम के 1857 के टाइम पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन कॉर्नर्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। और इस वीडियोज़ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको इसी टॉपिक के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो अब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।